हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार यूपीटीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको जो है यूपी टेट का पेपर जो 2016 में हुआ था उसके जो है पर्यावरण एवं अध्ययन के जो बचे हुए 15 प्रश्न थे उसको आज इस क्लास में हम आपको कराने वाले हैं। इससे पहले हम 2016 की पहली क्लास आपको करा चुके हैं, जिसमें ईवीएस के आपको पता है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया था, बाकी 15 जो बचे हुए प्रश्न हैं आज इस क्लास में देखेंगे। तो जो भी मेरे भाई यूपीटीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि इसका जो एग्जाम डेट दी गई है आपको 29 व 30 जनवरी को दी गई है। ठीक है, 29 व 30 जनवरी को परीक्षा है। बहुत से लोग कह रहे थे कि सर इसका जो एग्जाम है 29 व 30 जनवरी को तो दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुआ, तो क्या परीक्षा आपकी सर 29 व 30 जनवरी को हो जाएगी? तो देखिए, हम आपको एक चीज क्लियर कर दें कि यूपीटीईटी जो 2025 है ये आपका जो है डेफिनेटली होगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी को करते रहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, हो सकता है मे भी 1 महीना लेट हो जा। ठीक है, आपकी परीक्षा 29 व 30 जनवरी को हो सकता है 1-2 महीने परीक्षा लेट हो, लेकिन यूपीटीटी 2025 होना तय है। तो आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, पॉजिटिव सोचिए मेरे भाई, क्योंकि लाइफ में सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तभी आपकी चीजें आपके साथ सकारात्मक चीजें होती हैं। इंग्लिश में कहावत है ना कि थिंक पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी चीजें साथ सकारात्मक होती हैं। तो आप अपनी तैयारी को ब्रेक मत करिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए यूपीटीईटी टेट एग्जाम के लिए। ठीक है, आप ये सोच सोच करके परेशान होंगे नोटिफिकेशन नहीं आया, आप खुद सोच के देखिए कि समय कितना आपके पास है। अगर आपकी परीक्षा 29 व 30 जनवरी को हो जाती है तो आपके पास समय कितना है? अप्रोक्स 2 महीने ही तो बचा हुआ है। ठीक है, और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मे बी पॉसिबल आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन तैयारी करते रहिए मेरे भाई, आपका एग्जाम होगा। हम ही नहीं कह रहे हैं कि 29 व 30 जनवरी को ही हो जाएगा, लेकिन होगा। 1-2 महीने हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन होना तय है। तो समय आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, 3 से 4 महीने तक समय मान लीजिए। तो तैयारी अपनी करते रहिए। जो मैं आपको टेस्ट करा रहा हूँ अपनी क्लास में मेरे भाई, आप टेस्ट देते रहिए। ठीक है, आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन जो परीक्षा आपकी 2-2-2016 को हुई थी उसके जो बचे हुए 15 प्रश्न थे आज इस क्लास में कराने वाले हैं। तैयारी मैं तो यही कहूंगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, इधर उधर की बातें मत सुनिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए मेरे भाई। ठीक है, ये प्लस पॉइंट ही आपके लिए रहेगा। तो चलिए विदाउट डिले जो है आगे चलते हैं। तो चलिए मेरे भाई देखते हैं, आज हमारी 2016 की जो है ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम आपको 5 क्लास जो है 5 क्लास आपको जो है ईवीएस के प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें हम आपको 2011 पेपर, 13 और 14 पेपर के प्रश्नों को करा चुके हैं। ठीक है, आज 2016 पेपर का जो है ये क्लास एंड हो जाएगी। इसके बाद हम आ जाएंगे 2016 के जो सेकंड ईवीएस का पेपर हुआ था उसमें हम आपको क्वेश्चंस को कराएंगे 17, 18 और इसके बाद 21 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले जो है टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और इसका आंसर आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर आपको सोच समझ करके बताना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और देखते हैं कितने प्रश्न आज की इस क्लास से आपके सही होते हैं। प्रश्न नंबर 16 आज इस क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? प्रश्न क्या पूछा है? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? यहाँ पे लैंड स्किनर ने, जेनिंग्स ने, पेंडिंग एवं मास्ट ने या कार्ल मार्क्स ने? आप लोग बताइएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो मानव रुधिर वर्ग की खोज है ये आपकी कार्ल लैंड स्किनर ने की थी और यह जो है सन सर्वप्रथम इन्होंने सन 1900 में, ये याद रखिएगा 1900 ईस्वी में इन्होंने जो है मानव रुधिर वर्ग की, किसकी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सन 1900 ईस्वी में इन्होंने किया था, कार्ल लैंड स्किनर ने। ठीक है, चलिए टेस्ट का ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। इसका आंसर मेरे भाई आप बताएंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न हमारे साथ पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न हमारा है कि प्याज, आलू, अदरक है। जो प्याज है, आलू है, अदरक है। 4 ऑप्शन आपके पास है। जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, सल्क पत्र है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्याज, आलू, अदरक जो है तना के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, किसके? तना के। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्याज, आलू, अदरक आपके तना के कैटेगरी में। देखिए, जब भी कोई मेरे भाई नई जानकारी आपको मिले तो माइंड में सेट कर लिया करिए। अब मैं आपको कितनी बार कहा हूं कि रफ पेन लेकर के बैठा करिए, ईवीएस के लिए 4-5 पेज का बना लीजिए। आप लोग कोई नई जानकारी मिले थोड़ा सा उसमें छोटे पॉइंट में आप लिख लिया करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 2016 पेपर का ये 18वां प्रश्न ईवीएस का। इसका आंसर आप बताएंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न हमारा है यहाँ पे कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। आप लोग बताइएगा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है इसमें से? सही आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर आपने सोच लिया होगा, ठीक, आपने मन में सेट कर लिया होगा इसमें से कौन सही होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है मेरे भाई, ये हमारा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में और भी कुछ जीव है, इनके बारे में जैसे अमीबा हो गया, आपका अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, युगलीना, ये सब क्या है? एक कोश के जीव है। ठीक है, क्या है? एक कोश के जीव है। चलिए विदाउट डिले जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न है, इसको आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न पढ़िए, हमसे पहले आप प्रश्न पढ़ भी लिया करिए। ठीक है, या तो हमारे साथ पढ़ेंगे आप लोग तो कोई बात नहीं। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन करता है? इसमें से कौन सा ऐसा पादप है जो साबुन का उत्पादन करता है? पहला ऑप्शन है रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु और या ये सभी। आप लोग बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो रीठा होता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीठा। जो रीठा होता है ये जो है साबुन का विस्थापन करता है। तो रीठा के बारे में आप जानते होंगे, आइए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। रीठा जो होता है, जब इसको पानी में हम पानी में डालते हैं या पानी में भिगोते हैं, पानी में भिगोने पर, रीठे को भिगोने पर, ठीक है, ये फेन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? फेन। जब रीठे को हम लोग जो है कि पानी में भिगोते हैं, पानी में डालते हैं, तो ये फेन उत्पन्न करता है। और इसी का प्रयोग करके फेन, रीठे का ही प्रयोग जो है आप देखे होंगे कि सूती रेशमी जो वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र होते हैं, जो रेशमी वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र जो होते हैं, ठीक है, इनको धोने में इसका प्रयोग किया जाता है, रीठे को। यहाँ तक कि बाल धोने में भी जो है किसका प्रयोग किया जाता है? रीठे का। तो इसमें क्या होता है, जब इसको पानी में आप भिगोते हैं तो इसमें फेन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? फेन। और इसी का प्रयोग करके जो है सूती वस्त्रों को, ऊनी वस्त्रों को और रेशमी वस्त्रों को जो है धोने में, ठीक है, और बाल जो है धोने में इसका प्रयोग जो है रीठे का किया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी। रीठे के बारे में आप जान गए होंगे, सही आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने ये टेस्ट का अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हम लोग हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? क्या माना जाता है? पर्यावरण स्नेही, पर्यावरण के लिए लाभदायक है। इसमें से कौन सा? पहला ऑप्शन है डीजल है, दूसरा ऑप्शन पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस, चौथा ऑप्शन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आप लोग बताइएगा, अगर इस क्लास को देख रहे हैं मेरे भाई तो इसका आंसर आप बताइए। पर्यावरण स्नेही माना जाता है इसमें से कौन सा? क्या डीजल माना जाता है, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस? तो सही आंसर इसका हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसी को कहा जाता है सीएनजी। क्या कहा जाता है? सीएनजी। ठीक है, ये हमारे लिए पर्यावरण के लिए स्नेही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और देखते हैं इसका आंसर आप बता पाते हैं कि नहीं। अभी तक हम लोगों ने 16 से लेकर के 20-30 तक प्रश्नों को देखना है, 16 से लेकर के 21 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं कितने प्रश्न आज इस क्लास में सही करते हैं मेरे भाई। गैसीय अपशिष्ट है, जो गैसीय अपशिष्ट है, सब्जी एवं फलों के छिलकों को कहा जाता है, घरों की नालियों का गंदे पानी को कहा जाता है, या खेत की खलियानों से निकलने वाला कचरा को कहा जाता है, या लकड़ी कोयला से जलने वाले धुएं को कहा जाता है? आप लोगों को बताना है कि जो गैसीय अपशिष्ट है इसमें से कौन है। आप लोग बताइए इसका आंसर, सोच लीजिए, मन में सेट कर लीजिए क्या आंसर हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, मींस लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। यानी गैस मतलब जो है एक प्रकार का धुआं होता है। ये गैसीय अपशिष्ट किसको बोला जाता है? जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, इनसे जो निकलने वाले धुएं होते हैं ये पर्यावरण में जो
पर्यावरण हमारा है वायु, इसमें जाकर के मिल जाते हैं। और वायु में मिल जाते हैं तो जो वायु होती है, जो शुद्ध वायु होती है, जो प्राकृतिक वायु होती है, उसमें ये मिल करके जो है वायु प्रदूषण करते हैं। इन्हीं को कहा जाता है गैसीय अपशिष्ट। लकड़ी से, कोयले से, पेट्रोल से, डीजल से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, ये जो है जब निकलते हैं तो जो प्राकृतिक वायु होती है इन्वायरमेंट व वातावरण में, वायुमंडल में, उसमें क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। उसमें मिल करके जो है वायु प्रदूषण करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी होता है। और इसी को कहा जाता है गैसीय अपशिष्ट कहा जाता है। उपले भी जलाते हैं ना, उसमें भी गैस निकलती है, तो वो भी नुकसानदायक होती है। अभी देखे होंगे कि धान की कटाई का टाइम चल रहा है, लोग जो है धान को खेत में ही पुआल को जला दे रहे हैं, तो उससे भी जो गैस निकलती है वो जाकर के इन्वायरमेंट में मिलती है और बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न में। हाँ, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। पढ़िए प्रश्न को और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई, और इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। कौन से इसमें से पौधे होते हैं जो दूर दूर प्रसारित होते हैं, दूर दूर। ठीक है, पहला है बीजाणु द्वारा प्रकटित पौधे, दूसरा है बीज द्वारा प्रकटित पौधे, तीसरा है फल द्वारा प्रकटित पौधे, और चौथा है कायिक जनन द्वारा जो है वितरित। सही आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा, मतलब कौन से ऐसे पौधे हैं जो दूर दूर प्रसारित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे जो है दूर दूर प्रसारित होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। हाँ, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा मेरे भाई। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। जब एक जीव जो है लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो ये कहलाता है। पहला ऑप्शन है परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृत्युपजीवी कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। आप लोग बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना है। सही आंसर आपका हो जाएगा सहजीवी कहलाता है। यानी कि देखे होंगे, मतलब इस इन्वायरमेंट में जो पेड़ पौधे हमारे पास होते हैं और जो जीव होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, बगैर दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए बिना एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को कहा जाता है सहजीवी। क्या कहा जाता है, सहजीवी होता है। देखिए, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो कहलाता है ये सहजीवी जीव कहलाता है। ठीक है, चलिए टेस्ट का ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है, क्या राइट आंसर होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न को पढ़ते हैं, आंसर बताने का प्रयास करिएगा। कह रहे हैं कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। तो मोर का पोषण तल आपको बताना इसमें है, प्राथमिक उपभोक्ता होगा कि प्राथमिक अपघटक होगा, अंतिम अपघटक होगा कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। सही आंसर तो बता ही सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे। थोड़ा सा समझ लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पे देखिए दिया है, जब मोर, ठीक है, जब मोर आपका सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, और कीड़े किसको खाते हैं, हरे पौधे को खाते हैं। जस्ट अपोजिट चलेंगे, कीड़े किसको खाते हैं, हरे पौधे को। तो जो हरे पौधे हैं ये प्राकृतिक उत्पाद हैं। क्या है, प्राकृतिक उत्पाद हैं। और इन हरे पौधों को, ये हमारे पास हरे पौधे हैं, इनको खाने का काम कौन कर रहा है, इनको खाने का काम कौन कर रहा है, कीड़े कर रहा है, कीड़े। अब बताइए कीड़े को कौन खाएगा, सांप खाएगा, और सांप को कौन खा जाएगा, मोर खा जाएगा। ठीक है, सांप को कौन खा जाएगा, मोर खा जाएगा। तो ये जो हरे पौधे हैं, ये हरे पौधे आपके जो है ये प्राकृतिक उत्पाद कहलाते हैं, और जो कीड़े हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, और ये जो सांप है इसमें सांप द्वितीयक या द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता दूसरा। ठीक है, और ये जो हो जाएगा मोर, ये शीर्ष तृतीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। तो बताइए शीर्ष पे कौन है, तो शीर्ष पे तो यही है ना, हरे पौधे को कीड़े ने खाया,
और कीड़ों को सांप ने खाया था, और सांप को कौन खा जाएगा? मोर। तो मोर जो है शीर्ष पे, एकदम शीर्ष पे है, इसीलिए कहेंगे खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है, क्या राइट आंसर होगा। सही आंसर आपको बताना है मेरे भाई, क्या राइट आंसर इसका होगा। प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से कायांतरित सेल का उदाहरण है, आपको बताना है। बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट या चूना पत्थर। कौन से सेल पूछा है? कायांतरित सेल के बारे में पूछा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई ग्रेनाइट हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है आपका, ये आपकी हो जाएगी कायांतरित सेल का उदाहरण हो जाएगी। ठीक है, चलिए प्रश्न पे चलते। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, यूपीटीटी 2026 का ये 26 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न हमारा है कि प्रश्न हमारा है कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, महासागरों में, समुद्र में, इनमें से कौन सा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऐसा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मींस होता है NaCl। ये जो है समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण आपका सोडियम क्लोराइड है, मींस NaCl है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका प्रश्न, इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया। प्रश्न हमारा है कि राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा में होने वाली जो सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है। पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति महोदय जी जो होते हैं ये राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करते हैं और यही सभापति होते हैं। लेकिन ये जो है राज्यसभा के जो है सदस्य नहीं होते हैं, उसकी अध्यक्षता तो करते हैं, उसके सभापति होते हैं, ये इसके सभापति अध्यक्ष होते हैं या इसके सभापति होते हैं। ठीक है, किसके? राज्यसभा के ये जो होते हैं अध्यक्ष या सभापति होते हैं, लेकिन इसके सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, और ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्या है यहाँ पे कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। इसमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के लगभग 43.4%, ठीक है, क्षेत्र पे क्या पाई जाती है। ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी है। कौन सी? याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी आपकी है। ठीक है, आइए काली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो हमारी काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी को रेंगूर, क्या रेंगूर मिट्टी या कपास मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपास मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी 43.4% क्षेत्रों में भारत में है। उसके बाद लाल मिट्टी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर लाल मिट्टी क्या होती है। जो लाल मिट्टी होती है ये जो है ये लाल रंग की होती है। सबसे पहले तो यही बात, किसके कारण? ठीक है, आप लोग बताइएगा ये लाल रंग की होती है किसके कारण होती है। और इसका जो प्रयोग होता है, मतलब जो है इस मिट्टी पे जो है हम बाजरा, आलू, मूंगफली की खेती करते हैं। ठीक है, ये बाजरा, आलू, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन? लाल मिट्टी। ये लाल रंग की होती है और यह भारत के लगभग 5.18 लगभग जो है वर्ग किलोमीटर पे विस्तृत है। ठीक है, ये आपको याद रखना, जानना है। ये जान गए होंगे काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न। चलिए 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं और इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या भाई,
जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। जो शाकाहारी जीव हैं जो अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं, हरे पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता। आप लोग बताइएगा क्या सही आंसर इसका होगा। बहुत से ऐसे अभी देखे होंगे जैसे गाय है, ठीक है, आपकी बकरी, खरगोश, हिरन, ये हमारे जो है प्रथम चरण के उपभोक्ता आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ना हरे पेड़ पौधों पे, घास पे निर्भर होते हैं, ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है प्रथम चरण उपभोक्ता। और जो हरे पेड़ पौधे हैं ये उत्पाद होते हैं, इन्हीं को ये खाते हैं, ठीक है, जो उत्पाद को खाते हैं, वनस्पतियों को खाते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है प्रथम चरण उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्लास का अंतिम प्रश्न है हमको लग रहा है, ठीक है, और इसका आंसर आपको बताना है, ये राइट आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि प्लेग है, प्लेग विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है और यहाँ पे खनिज जनित बीमारी है। आप लोगों को बताना है प्लेग। ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु जनित बीमारी है, ठीक है। जो प्लेग होती है ये आपकी जीवाणु जनित बीमारी है। हम लोगों की क्लास थी जो है 2016 पेपर के ईवीएस के जो है 15 से 30 तक के जो बचे हुए प्रश्न थे इस क्लास में हमने आपको कराया। इसके बाद की जो क्लास होगी मेरे भाई आपके लिए जो होगी हिंदी की, हिंदी मतलब यूपी टेट पेपर जो आपका 2013 में हुआ था उसके हिंदी के 30 प्रश्नों को हम कराएंगे, ठीक है। देखेंगे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ये क्लास जल्दी ही हम आपके लिए लेकर के आएंगे। यदि आप भी यूपी टेट का लिए प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, यदि आपने सीटेट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। सीटेट के लिए जल्द ही हम आपको लिए क्लास लेकर के आएंगे। इसमें भी हम आपको लगातार पीवाईक्यू कराएंगे। सीडीपी की बात कर लिया जाए, हिंदी की बात कर लिया जाए, एसएसटी की बात कर लिया जाए, साइंस की बात कर लिया जाए, तो इसके पीवाईक्यू हम आपके लिए जल्दी लाएंगे। यदि ये क्लास मेरे भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ये क्लास आपको कैसी लगती है, मैं जो आपको क्लास प्रोवाइड कराता हूँ, 2 शब्द मेरे बारे में जरूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।